अब बात करते हैं ट्रिक के लिए। भाई देखो, सम के लिए ही क्वेश्चन आता है, इसका सम ये हो उसका सम ये हो, तो सम के लिए ही ट्रिक है सिर्फ, ना प्रोडक्ट के लिए, ना सब्ट्रैक्शन के लिए, ना डिवीजन के लिए, खाली सम के लिए है ट्रिक। ट्रिक की सबसे पहली बात होती है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे। सबसे पहली बात है टोटल पॉसिबल आउटकम पता लगाने की। टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो कितने आएंगे। हमेशा याद रखना बेस की पावर नंबर ऑफ अगर डाइज हो तो डाइज, अगर कॉइन हो तो कॉइन। फॉर एग्जाम्पल फेस कितने होते हैं, एक डाइस में कितने फेस होते हैं। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ट्रिक है ना, अभी जो आप बता रहे थे। हाँ, 6 फेस होते हैं। एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। चलो ठीक है, इतना तो पता है आप लोगों को। अब मान लो एक डाइस थ्रो करा मैंने, उसमें फेस कितना हो गया। एक डाइस थ्रो करा मैंने, उसमें फेस कितने हो गए, 6। और कितने नंबर ऑफ डाइस हैं, 1। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए। 6। 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं तो फेस तो 6 ही रहेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे। अगर 3 डाइस थ्रो कर रहा हूं एक बार में, 6 तो फेस रहेंगे, बट 3 डाइस थ्रो कर रहा हूं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे। 216 कौन कौन से, किसी में बन रहा होगा, फिर बन रहा होगा, किसी में बन रहा होगा 2 रहा होगा, इसमें बन रहा होगा 3 रहा होगा, ऐसा करके 216 केस बनेंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, बस फेस पहचानने हैं कितने फेस होते हैं। अगर डाइस की बात कर रहा है तो डाइस के लिए लगा दो, कॉइन की बात कर रहा है तो कॉइन के लिए लगा दो। फॉर एग्जाम्पल एक बार में एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो कितने हो गए, कॉइन के फेस कितने होते हैं, 2। एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो 2। अगर दो कॉइन टॉस कर रहा हूँ एक साथ तो कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 4। कैसे कैसे, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, या फिर दोनों में हेड आ जाए। मतलब जो भी 4 केस बनेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गई टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए, जो आपको सोचना ना पड़े कितने केस बनेंगे, डायरेक्ट आप इजीली निकाल के, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड मानना पड़ता है। अब बात करते हैं डाइस वाले के ट्रिक के लिए। क्या ट्रिक है भाई, सम की बात कर रहा हूँ, सम वाले के लिए। अब मुझे ये बताना कि मिनिमम सम कितना हो सकता है, 2 डाइस फेंकने पे मिनिमम सम कितना हो सकता है। 2। और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 12। बस। अब 2 होगा, सम 2 भी हो सकता है, सम 3 भी हो सकता है, सम 4 भी हो सकता है, सम 5 भी हो सकता है, सम 6 भी हो सकता है, सम 7 भी हो सकता है, सम 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। क्या इन सम के अलावा कोई सम पॉसिबल है और। ठीक है भाई, कितने सम पॉसिबल है। इनको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। और यहाँ पे कितनी आउटकम आएगी वो। अब देखो, कभी भी पूछता है कि सम ऐसा नंबर जिसमें सम 2 हो, जिसमें सम 3 हो, जिसमें सम 4 हो, जिसमें सम 5 हो, जिसमें 6 7 हो, 7 हो, या फिर 12 हो, 11 हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो। आपको क्या करना है, इन वाले नंबर की आउटकम कितनी आएगी। अगर ऐसे नंबर की बात करूं जिसमें सम 2 हो, सम 2 कितने कितने के होते हैं, खाली एक ही पेयर होता है जिसका सम 2 हो। तो इस वाले के लिए क्या करना है, नंबर में से -1 कर देना है टोटल आउटकम के लिए। अगर मैं पूछता हूं कि ऐसे ऐसे बताओ जिसके सम 4 हो, तो ऐसे केस कितने होंगे जिसके सम 4 हो। 3 केसेस, नंबर में से एक माइनस कर देना। कौन कौन से 3 केसेस, 4 के लिए 2 और 2, 3 और 1, 1 और 3, खाली ये 4 केस, 3 केस ही होंगे। आपको केसेस से तो मतलब नहीं है, बस आपको नंबर पता लगाना है। इन वालों के लिए खाली ये करना है, और इधर वालों के लिए क्या करना है, इधर वालों के लिए आपको थोड़ा सा अलग काम करना है। इधर वालों के लिए क्या करना है, किसी का सम 12 आ जाता है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो इसमें क्या करना है, अगर 12 है तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाए।
11 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाए? 10 में कितना जोड़ेंगे 13 आ जाए? मतलब यहाँ अगर इस वाले ग्रुप में से आता है तो इस वाले ग्रुप में आउटकम पता लगाने के लिए आपको ये देखना है कि उसमें कितना जोड़ दें कि 13 आ जाए, वही उसका आउटकम है। अगर 8 की बात करूं तो ऊपर हम 8 का क्वेश्चन देख के आए थे, गेटिंग। अब मैं उसमें देख रहा था कि अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखाया था, उसमें कह रहा था सम 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 थी। yes, आप यहाँ से डायरेक्ट पता लगा सकते हो 5/13 से 36। yes, अब बात करता है पहले क्वेश्चन की, सम गेटिंग मोर देन 7। मोर देन 7 वाले ये वाले केस हो गए। सर जो आपने बताया 8 वाला जो बताया था 5/13 है ना सर? 5/36। हाँ ठीक है सर 5/। सर ये मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि आपने मतलब बताइएगा फिर से कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं करा। अब उसने कह दिया कि ऐसा सम बताओ जिसका 8 आ रहा हो सम। तो यहाँ पे 8 किस वाले ग्रुप में? इस वाले में, इस वाले में सर, इस वाले ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। तो 8 के लिए टोटल आउटकम कितने होंगे जिनका सम 8 आए? 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाए? 5 आउटकम होंगे जिसमें सम 8 आएगा, डिवाइड बाई टोटल आउटकम 36। बोलो क्लियर? अब बात करता हूं मैं पहले क्वेश्चन की, गेटिंग मोर देन 7। तो गेटिंग मोर देन 7 मतलब 8 आए, 9 आए, मतलब गेटिंग मोर देन 7 सम कोई भी आ सकता है इनमें से। बोलो। yes, sir. अब 8 जिसके सम 8 आए उसके कितने आउटकम होंगे? 5 आउटकम। जिसके सम इतने आए उसके आउटकम कितने होंगे? 4 आउटकम। जिसके कम 10 आए उसके आउटकम कितने होंगे? 3। जिसके 11 आए उसके 2। टोटल कितने हो गए? 15, 9, 10 और 15। तो 15/36 इसकी हो गई। अब पूछ रहा है ऐसे नंबर जो मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया था जिनका सम प्राइम नंबर आए। तो 2 से 12 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो 2 वाले केस कितने होंगे कैसे पता लगाएंगे? नंबर में से 1 घटा दो। 3 वाले केस कितने होंगे? नंबर में से 1 घटा दो। 5 वाले केस कितने होंगे? नंबर में से 1 घटा दो। 7 वाले केस कितने होंगे? नंबर में से 1 घटा दो। 11 वाले केस कितने होंगे? नंबर कितना जोड़ के 13 आए, 2 जोड़ के। इनका सम करो कितना आ रहा है भाई? क्या 15 आ रहा है? yes, sir. 15/36। अब मैंने अगला क्वेश्चन दिया, ऐसे नंबर जिनकी प्रोबेबिलिटी वो इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। 2 नंबर में से 1 घटा दो, 4 नंबर में से 1 घटा दो, 6 नंबर में से 1 घटा दो, 8 नंबर में कितना जोड़े? कितना जोड़े 13 हो जाए? कितना जोड़े 13 हो जाए? कितने हो गए? पर ये 3 होगा। कितना जोड़ा 13 हो जाए? तो 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 2 18। 18/36 आ रहा था भाई। बोलो। सर जो प्राइम नंबर वाला था उसमें सम थोड़ा ना बोला था ना हमने, उन्होंने तो ये कहा था कि बस प्राइम नंबर होने चाहिए। हाँ तो प्राइम नंबर क्या चीज होगा? सम वाली ट्रिक क्यों लगा? सम वाली। अब आपको अगर 2 कॉइन की 2 टॉस 2 बार कर रहा है ना, तो उसने इनडायरेक्टली सम के बारे में ही पूछा है। तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, क्योंकि सम अब ऐसे थोड़ी ना बताएंगे हम एक ये प्राइम एक ये प्राइम। इनका ओवरऑल सम पूछ रहा है जितने भी। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गेटिंग मोर देन 7, तो उसमें कहाँ लिख रहा था सम पूछ रहा है? पर वो हमने खुद इनडायरेक्टली अपना सम ही लेके चले ना, सब क्वेश्चन में सम ही लेके चलना है अगर पूछ रहा है तो। जब तक उसने प्रोडक्ट सब खुद से डिफाइन नहीं करा हो तब तक सम लेके चलना है। और ये खाली सम के लिए है ट्रिक, और सम ही पूछता है 99%। ठीक है ना? इससे कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो, सम का सब क्वेश्चन निकलेंगे। पहले ये बताओ सब बच्चों को ट्रिक समझ में आई क्या नहीं? यस सर आ गई। अब ट्रिक समझ में आ गई तो मेरे लिए एक क्वेश्चन कर दो, सम गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4 के लिए सम की प्रोबेबिलिटी बता दो। Thirty-one by 36. 31/36। भाई देखो ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? Sir, 30/36. 30/36। 31/30 और 36। एक बोल रहा है 31/36। मोर देन 7, मोर देन 4, मतलब 3 केस तो ये रहे और सारे केस ये रहे। इधर का सम करो कितना आ गया? 2 3 3 6 6 6 4 15। इधर तो 15 आ रहा है। इधर देखो कितना आ गया? 4 5 और 6।
15 इधर आ रहा है, 15 15 30, 30 बाई 36, 30 बाई 36 आ रहा है भाई। सॉल्व कर लो इसको। 15 बाई 12, सॉरी 15 बाई 12 के ऊपर 5 बाई 6, 6। ठीक है भाई। यस सर। तो मतलब ये वाली ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो कि डाइस के ऊपर है। मेनली क्वेश्चन डाइस वाइस के ऊपर ही आते हैं आपके लीड में, इतना टफ पूछता नहीं है वैसे भी। या तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर आएगा, या फिर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के ऊपर आएगा, या फिर डाइस के ऊपर आएगा, या फिर कार्ड के ऊपर आएगा। बहुत रेयर आईपी लीड की बात करूँ तो कार्ड की तरह वो बॉल दे देता है, कार्ड की जगह वो टी शर्ट दे देता है, मतलब कुछ कलरफुल चीज दे देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा डाइस के बारे में थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई। हाँ जी सर, अगर सर डाइस का 3 दे रखे हो तो मतलब सर उनका सम के बारे में पूछ रहा हो तो यही सेम चीज लगानी है। वो कैसे मतलब उसको क्वेश्चन कैसे होगा? अब उसमें कह देता है कि तीनों डाइस का सम गेटिंग मोर देन 4 आ रहा है, Yes, तो sir. गेटिंग मोर देन 4 आ रहा है, तो 4 के टोटल हमने देखे 4 के लिए कितने निकल के आए? 30। बोलो 30 ही तो निकल के आए थे सम, Yes, sir, yes, sir. पर उसमें नीचे डिवाइड किससे होगा? सर 36 into 6 216. बोलो क्लियर है? Yes. तो सम के लिए यही ट्रिक रहेगी, भले ही वो 2 हो या 4 हो या 10 हो या 20 हो। डाइस के लिए सम की ट्रिक यही रहेगी, कॉइन के लिए ट्रिक अलग है, वो बात अलग है। अब ये वाली बात हो गई। अब मैं देखता हूँ अब कौन सा क्वेश्चन कराना है आप लोगों को। अब एक दो क्वेश्चन ऑड इन फेवर, ऑड इन उसके ऊपर कर लेंगे ना, फिर कार्ड के ऊपर कर लेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। ऑड इन फेवर वाले के ऊपर कर लेते हैं पहले, 2 ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे से कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इफ odds इन फेवर। और आपको ध्यान रखना है 36 से ज्यादा पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 2 डाइस थ्रो करवाएगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा उससे ज्यादा, गारंटी है उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कॉइन की पूछ लेगा पर डाइस की नहीं पूछेगा 2 से ज्यादा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इफ ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट आर 5:7, मतलब ऑड इन फेवर का रेशियो दे रखा 5:7 और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवेंट की। ए की फॉर्मूला है उसके बराबर 5/7 रखना है, पी की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल। कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। अगर ऑड इन फेवर कह रहा है तो ऊपर फेवर वाले, नीचे नॉट फेवर वाले। 5/2. p/1 - p = 5/7, तो 7p + 5p ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे ना, = 5, तो 12p = 5। सॉरी कुछ गलती कर दी क्या मैंने? फिर से कैलकुलेट करते हैं। 7p 5 - 5p सही तो करा था। 12p = 5, तो p = 5/7। ठीक है भाई। यस सर। अब इसमें एक और है, उसमें क्या पूछा है? उसमें अगला क्वेश्चन लिख लेना आप, मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ। ऑड इन अगेंस्ट दे रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे नहीं। उसका रेशियो दे रखा है 3:4। अब प्रोबेबिलिटी बता दो कितनी आएगी? 4/7. 4/7, बहुत बढ़िया। ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर. चलो भाई अब लिखो। अब आते हैं, अब मेन चीज है, अब जो प्रोबेबिलिटी के लॉजिक पे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले पे देख लिए, प्लस का साइन एंड की जगह प्लस क्यों लगाते हैं और की जगह ये क्यों लगाते हैं, वो चीजें अब देखेंगे। कैसे कैसे केस बनते हैं वो चीजें सुन लो मेरी बात। अब पहला क्वेश्चन लिख लो, अब धीरे धीरे लॉजिकल शुरू होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ए बैग कंटेन, आईपी लीड वाले क्वेश्चन है ये।
ए बैग कंटेन 8 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। भाई जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है अभी तक, मुझ पे ये समझ लो डेली 3 से 4 बच्चों के कॉल आ रहे हैं डेली, सर कैसे पढ़े क्या पढ़े, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है। भाई 110 घंटे प्लस की वीडियो है टोटल, 110 आवर प्लस। आप अंदाजा लगा लो, आप इतने टाइम में, कम टाइम में इतना नहीं कर सकते। जो अप टू डेट चल रहा होगा उसके लिए ही फायदा है, और जो लास्ट में चल रहा होगा उसके लिए तो नुकसान ही नुकसान है। और मेरी बात सुन लो, अब आपको एक चीज यहाँ से पता चल जानी चाहिए, जो 3rd and 4th बैच के बच्चे हैं, अगर आगे कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करो, गेट की करो, ईएस की करो, या किसी भी चीज की तैयारी करो, तो पूरी कोशिश करना फर्स्ट बैच में अप्लाई करने के लिए। एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, माहौल बच्चों का अच्छा मिलेगा, क्योंकि 4th बैच में वैसा कहना नहीं चाहिए। 4th बैच में वो बच्चे आते हैं जिनको थोड़ी सी परवाह कम होती है, लेट लतीफ होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं चलो मजबूरी में फंस जाते हैं कि यार हम इतनी जल्दी एडमिशन नहीं ले पाए, थोड़ा कुछ और चीज की रीजन की प्रॉब्लम थी, तो वो 10% बच्चे होते हैं, 20% बच्चे होते हैं। वरना 80% बच्चे वो होते हैं 3rd and 4th बैच में, 4th बैच में खासकर लास्ट वाले बैच में, कि जो बच्चे सुन के आते हैं कि भाई तू कोचिंग कर रहा है, मैं भी कोचिंग कर लेता हूँ, उनको इतना कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है। वहाँ पे एनवायरनमेंट बच्चों का अच्छा नहीं मिलेगा आपको। कभी भी नोटिस कर लेना, बच्चे एक दूसरे को डीमोटिवेट करेंगे, ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने देंगे, मोटिवेट करते रहेंगे किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी बहाने से। जो बच्चा खुद पढ़ने वाला नहीं होगा, ये नहीं आ रहा समझ में, वो नहीं आ रहा समझ में, क्यों कर रहा है कोचिंग, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इस वाले माहौल से बचो। और जो फर्स्ट बैच के बच्चे होते हैं, किसी भी चीज में उठा लेना, रिजल्ट भी यहीं से मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड जो शुरू के स्टार्टिंग के बैच होते हैं। पर मुझे इतना भरोसा है कि आपके बैच में 3rd बैच से आईपी में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और मुझे पता है किस बैच में कौन से लीड के लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से अंदाजा लग जाता है किस बच्चों का कैसे कैसे बच्चे। अब मैं फर्स्ट बैच की बात करूँ ना, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं, भले ही टीचर कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, भले ही उनके समझ में नहीं आ रहा, पर उनको पढ़ना होता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। वो बच्चे अपने लिए इतने ज्यादा होते हैं फोकस्ड कि वो आपस में इतना कर करके इतना सब कुछ कर लेते हैं कि मजा आ जाता है उन बच्चों के साथ बैठने में। कभी भी बैठ के देख लेना, फर्स्ट बैच वाले बच्चों के साथ वो बहुत तेज होते हैं बच्चे, क्योंकि वो शुरू से ही माइंडेड होते हैं। डिप्लोमा के लास्ट ईयर से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मुझे कोचिंग करनी है, तो जो चीज पहले से ही फिक्स है वो चीज अच्छी होगी वाकई में। तो थोड़ा सा आगे से ध्यान रखना, कैसे चीजों से बचना है, और इस समय फालतू बच्चों से बचना। जो बच्चा तुम्हें डीमोटिवेट करे उसका नंबर ही ब्लॉक कर दो। अब बैग कंटेन, ऐसा नहीं है लास्ट बैच में से रिजल्ट नहीं आते, लास्ट बैच में रिजल्ट आते हैं पर कम आते हैं, और फर्स्ट बैच में से रिजल्ट ज्यादा आते हैं। बस यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट बैच में कुछ ही बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होंगे। जैसे आपकी क्लास में अगर मैं 4th बैच की बात करूँ, स्वाति राज है। स्वाति राज लड़की मेहनत करती रहती है, कुछ भी हो करती रहती है, पूछती रहती है, फिर भी सर ये बता दो वो बता दो। तो ऐसा नहीं है उस बैच में अच्छे बच्चे नहीं, उस बैच में बहुत बच्चे अच्छे हैं। 2-4 बच्चों के और नाम ले सकता हूँ, पर छोड़ो, उनके नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है। 3rd बैच में तो फिर भी बहुत काफी अच्छे बच्चे हैं। अब बैग कंटेन 8 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। और पहली दूसरी बात भी ये होती है ना कि जल्दी बैच ज्वाइन करोगे तो जल्दी कोर्स खत्म होगा, रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा। अब जैसे 3rd बैच की तो कल तक क्लास खत्म हो जाएगी, अब 4th बैच की अभी ट्रिग्नोमेट्री रह गया, कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, उनका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कब उनको रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो सब चीज डिपेंड करती है आपकी इस चीज पे। इसलिए आगे से डिसीजन लेना तो थोड़ा सोच समझ के लेना, और तरह ही कोचिंग में पैसा भी फंसा रहे हो, उसका फायदा ना मिले तो बेकार है वो चीज। अब बैग कंटेन 8 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। 2 balls आर ड्रॉन रैंडम, ड्रॉन मतलब निकालना, खींचना, निकालना। 2 ball आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली कोई 2 बॉल निकाल ली हमने। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बनते हैं थोड़े से, यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इसको आप तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है उससे कर सकते हो, अगर किसी पे लगाना आता हो ठीक से। अदरवाइज लॉजिकल से हर कोई बच्चा कर सकता है, लॉजिक से ज्यादा सोचने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पर वो क्वेश्चन कर करके ही सोचोगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन मत लगाना इनके ऊपर, पहले बता रहा हूँ। अपना लेवल देख लेना एक बार प्रीवियस पेपर का, उस हिसाब से क्वेश्चन लगाना। पता लगी सब क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम को इम्पोर्टेंट समझो इस समय, खासकर स्लाइड वाले बच्चे, क्योंकि टाइम बचा नहीं है और स्लाइड में तो है भी नहीं प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्या कह रहा है, एक बॉल है, एक बैग है, इसमें 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है रेड कलर की, और 7 बॉल है ब्लैक कलर की।
अब कह रहा है 2 बॉल आर ड्रॉन रैंडम, मतलब 2 बॉल निकालने हैं उसको रैंडमली, कोई भी 2 बॉल पिक करनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर सेम कलर, बोथ बॉल आर सेम कलर मतलब कि मान लो हमने कोई 2 बॉल निकाली, तो या तो अगर दोनों सेम कलर की बात कर रहा है तो दोनों रेड होंगी या फिर दोनों ब्लैक होंगी। तो या फिर के लिए क्या लगाऊं, एंड या फिर और? दोनों रेड होंगी और दोनों ब्लैक हो सकती हैं, या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ब्लैक होंगी, एक टाइम पे दोनों तो होंगी नहीं। बोलो पहले तो इतना बोलो। पहले तो ये केस बनता है, सबसे पहले लॉजिक की बात करता हूँ, और वाला केस खुद से सोचना पड़ता है। अब दूसरी बात, मान लो दोनों रेड बॉल है, तो पहली बॉल रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ रही होगी, एंड दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ रही होगी। तो यहाँ पे एंड का साइन क्यों आया? क्योंकि पहले कुछ निकाला फिर दूसरी निकालेंगे, पहले एक बॉल निकालेंगे देन दूसरी निकालेंगे। ऐसा नहीं है खाली एक ही निकालनी है, एक या दो सेकंड, ऐसा नहीं है, दोनों निकालनी है, एक के बाद एक निकालनी है। फिर सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में पहली बॉल मैंने निकाल ली ब्लैक, तो और एंड दूसरी बॉल भी निकालूंगा, एक बॉल भी ड्रॉ करूंगा दूसरी बॉल भी। तो टोटल केस क्या बने, यहाँ पे आएगा पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, P1 कह देता हूँ P2 कह देता हूँ, यहाँ के बीच में N2 आएगा। ओवरऑल के साइन यहाँ पे और का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फर्स्ट केस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मान लो P3 कह देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई आएगी P4 के साथ। ओवरऑल आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये चीज आपको क्वेश्चन करने से थोड़ा सोचने से आइडिया होगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ लिख के। ये क्या कह रहा है कि दोनों बॉल सेम कलर की, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों बॉल सेम कलर की। दो ही कलर है हमारे पास, रेड और ब्लैक, या तो दोनों बॉल हो सकता है तो हमने निकाली हो। सबसे पहले रेड की बात कर लेता हूँ। मान लो रेड बॉल हमने दोनों बॉल निकाली। रेड बॉल मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है उसने पहले एक बॉल निकाली, तो एक बार में एक बॉल निकालेगा ना। दोनों रेड की बात कर लेता हूँ। तो पहले क्या करी, उसने फर्स्ट बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल जो कि रेड कलर की है, मान लो फर्स्ट बॉल, क्योंकि दोनों रेड लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट बॉल निकाली, देन फिर उसके बाद ही तो दूसरी बॉल निकालेगा ना, एंड सेकंड बॉल। अब या तो दोनों रेड होंगी और दोनों ब्लैक हो सकती हैं। ब्लैक के लिए भी सेम कंडीशन, पहले फर्स्ट बॉल निकालेगा देन सेकंड बॉल निकालेगा। तो ये लॉजिक बनेगा इसका, प्लस और की जगह प्लस, एन की जगह N2। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने को बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है 2 रेड और 2 ब्लैक। अब टोटल, अब रेड की पहली बॉल निकाली तो टोटल रेड की कितनी बॉल है हमारे पास अवेलेबल? 8 में से कोई भी 8 निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने निकाल सकते हैं हम? टोटल रेड रिक्वायर्ड है इस समय, रिक्वायर्ड क्या है, रेड। टोटल में से 8 में से कोई सी भी निकाल सकते हैं। यस सर। और निकालनी कितने में से? 15 में से। 15 में से। टोटल बॉल है 15। अब ये फर्स्ट बॉल निकाल ली मैंने, ये वाली बॉल निकाल ली फर्स्ट बॉल। अब बात करूंगा एंड। अब एक बॉल निकाल ली मैंने, तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अब टोटल 8 बॉल थी हमारे पास लाल कलर की, रेड कलर की। अब एक निकाल ली तो कितनी बॉल रह गई रिमेनिंग? 7 7 आउट ऑफ 14। तो ये तो होगी वो प्रोबेबिलिटी जो दोनों रेड कलर की बॉल आएंगी, प्लस और की जगह प्लस 2 ब्लैक बॉल। पहले टोटल ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास? 7/14 कैसे हुआ? 7/14 ऐसे हुआ कि आपने एक बॉल, 8 में से एक बॉल तो पहले ही निकाल ली। टोटल कितनी बॉल बची? 7 बॉल रेड की बची। और टोटल ओवरऑल बॉल कितनी है? 7 रेड की और 7 ब्लैक की। बोलो 7/14 पता लग गया कैसे आया? इसमें आ रहा है लॉजिक, समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल वाली चीज तो अभी थोड़ी देर बाद आएंगी, जो यूटिलिटी में आती है न्यूमेरिकल वाली प्रोबेबिलिटी, वो थोड़ी देर बाद आएगी। अभी तो लॉजिक वाली चीज चलेगी थोड़ी देर, जो बेसिक वाली चीज है। और लॉजिक में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक दिमाग नहीं खोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। 2 ब्लैक बॉल, तो पहली टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 7 में से 7, प्रोबेबिलिटी 7/15। और अगले की प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल की 6/14। 6/, इसको कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
अब देखो इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन आप हर चीज पे नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं कहूंगा लॉजिक सीखो, लॉजिक सीखो, बड़ा बढ़िया लॉजिक है। एक बार समझ जाओगे ना एंड और का कंसेप्ट, तो जिंदगी आसान बन जाएगी। बहुत सिंपल चीज पढ़ेंगी। और मैंने जो सीट में क्वेश्चन दे रखे ना उसमें भी सॉल्यूशन में मतलब ऐसे दे रखे हैं कहाँ पे और कैसे एंड, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। थोड़ी सी हिंट दे रखी है, थोड़ा सा आपको एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार पढ़ोगे चीजों को तो पहली बार में इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती। अब देखो उसमें कैसे करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले 2 रेड की बात कर लेता हूँ और 2 ब्लैक। केस तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, आप परमुटेशन से करो चाहे इससे करो। 2 रेड होंगी और 2 ब्लैक होंगी, और मतलब या तो एक बार में दोनों रेड निकली होंगी दोनों बार खींचने पे, या फिर दोनों ब्लैक निकली होंगी। 2 केस बनेंगे। अब रेड बॉल कितनी है, 8 उसमें से कितनी ड्रॉ करनी है, 2 2 तो 8 में से 2 सेलेक्ट करनी है। टोटल बॉल नीचे आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल बॉल कितनी है, 15 15 कितनी ड्रॉ करनी है, 2 2 और मतलब प्लस। ब्लैक बॉल टोटल कितनी है, 7 कितनी ड्रॉ करनी है, 2 नीचे के लिए बताओ। 15 2 इसका आंसर और इसका आंसर कैलकुलेट करके देखो, दोनों सेम आ रहे होंगे। नीचे आ गया 15C2, ऊपर आ गया 8C2 प्लस 7C2। दोनों का आंसर कैलकुलेट कर लो, इसका भी 7/15 आएगा, इसका भी आंसर 7/15 आएगा। यस सर। अब एक कार्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्ड वाले क्वेश्चन से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन। अब रोशनी ने सुबह क्वेश्चन भेजा, उसने सम वाला क्वेश्चन भेजा, पर सम वाला क्वेश्चन आपके लीड के हिसाब से थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ेगा यूनिट डिजिट का सम क्या होगा, 10 डिजिट का सम क्या होगा, 100 डिजिट का सम क्या होगा। 4 डिजिट नंबर है तो इसका सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ सकती है, जैसे 24 वैल्यू आएगी निकाल के। 24 के लिए यहाँ पे एक डिजिट के लिए 6 केस बनेंगे, तो 6 करके इतने केस बनेंगे, तो यूनिट डिजिट के लिए 6 केस बनेंगे। तो मल्टीप्लाई होता ना, एंड होता तो मल्टीप्लाई होता। एंड के लिए कब होता क्वेश्चन, वो कहता 2 ब्लैक निकालनी है एंड 2 ब्लैक एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक बार में खाली एक ही चीज की निकालनी है, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है, 2 ब्लैक भी निकालनी है और 2 रेड भी निकालनी है, तब एंड का केस लगाते हैं आप। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखो जिससे आपका परमुटेशन का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ए 4 डिजिट हाँ जी जागृति। सर इस वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे कि दे रखा है 8 रेड बॉल्स है और 7 ब्लैक है, ठीक है। अब हाँ जी। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब दोनों सेम कलर की आ सके। तो वैसे ऑब्वियस नहीं था यहाँ पे कि रेड अगर 8 है ब्लैक अगर 7 है, तो मिनिमम अगर 7 है यहाँ पे तो दोनों साथ में निकालने की 7/15 ही हुई। तो सोच सकते हैं, ऐसा गलत सोच रही हूँ मैं? मतलब आप क्या कह रहे हो कि मिनिमम दोनों की बॉल 7 है? हाँ मिनिमम 7 हो गया, तो ब्लैक तो 7 है ना, तो और वो 8 है हमारी रेड बॉल्स, तो मिनिमम जो दोनों का सेम कलर होगा वो तो 7 ही होगा ना, कि आ सकते हैं दोनों टाइम 7, तो 7/15। मतलब मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा जो ऊपर अभी आपने यहाँ पे किया, मतलब यही प्रोसीजर यही फॉलो करना है, कैसे सोच प्रोसीजर तो यही फॉलो करना है। हो सकता है इस वाले केस में आपका वो चीज जो सोच रहे हो वो सही बैठ रहा हो और किसी केस में सही ना बैठे। अच्छा ठीक है ना, जनरलाइज चीज तो है नहीं है, जनरलाइज चीज तो यही है जो और एंड करके निकल रहा है। लॉजिक गलत है क्या ये? लॉजिक आप कह रहे हो कि 7 बॉल है, 7 बॉल में एक बार रेड भी, मान लो पहली बॉल रेड आई हो दूसरी बॉल ब्लैक आई हो, तो उसके केस अलग बनेंगे। फिर है ना कि दोनों में से अगर वो मैक्सिमम 8 है वो 7, तो पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि भी 7 आ सकती है साथ में। पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में से 7 आ सकती है। मिनिमम 7 बॉल है, 8 बॉल है। पता नहीं यार, 50-50 ठीक भी लग रहा है थोड़ा सोचने से, जो आप कह रहे हो थोड़ा सा सही भी लग रहा है। सर ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ये जो आपने ऊपर किया ना ये समझ में नहीं आया ढंग से फिर अभी तक। ये वाला यार ये आर्यन देखो आपने अभी पहली बार देखा है ना, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। ये मैं तो इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक बार में एक चीज निकालोगे। 8/15 हुआ, ये समझ में आ गया, 8/15 आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया 7/14, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब ये बस इतना ही 10/14 मतलब ये है कि आपने देखो मतलब एक रेड बॉल निकाल ली,
जागृति आपके वाले बात करेंगे अभी। एक रेड बॉल निकाल ली, एक रेड बॉल आपने निकाल ली। अब ऐसा तो नहीं है कि उसको आप दोबारा डाल दोगे बॉक्स में, एक बॉल तो निकाल ली ना आपने। जैसे ठीक है। अब जो सेकंड बॉल आप निकाल रहे हो, तो सेकंड बॉल के लिए कितनी बॉल बची रेड वाली? सर 7 बज गए। 7 बच गए। ओवरऑल कितनी बची रही थी? 14 हो गए फिर ओवरऑल। यही चीज तो लिख रखी है मैंने। बोलो आर्यन। हाँ ये अच्छा है, हमें ये समझ आ गया लॉजिक। ओके सर ओके। मैंने पहले भी यही बताया था, इस बार बस काट कूट के बता दिया है। नहीं ये ठीक है। अब देखो इस वाले की बात करते हैं। अब ब्लैक बॉल कितनी थी हमारे पास? 7 ब्लैक बॉल थी। तो 7 पहले 7 की 7 है हमारे पास अवेलेबल। तो 7 में से कितने में से? 15 में से एक मैंने निकाल ली। चलो एक मैंने निकाल ली, उसको बाहर रख दी। अब निकाल ली तो ब्लैक की कितनी बची? ब्लैक की 6 बॉल बची। ओवरऑल कितनी बॉल बची? ओवरऑल 15 4 14 बॉल बची। तो 16/14। बोलो क्लियर है? यस ओके सर। इससे ज्यादा तो आर्यन मैं भी नहीं समझा सकता भाई। ओके सर ओके समझ गया। अब देखो 4 डिजिट नंबर है। अब 4 डिजिट नंबर, तुम्हारी वाली बात को मैं सोच के देखूंगा जागृति, और चीजों को केस पे अप्लाई करके देखूंगा क्या चीज सही है क्या नहीं। क्योंकि एकदम कह देना ठीक है तो वो चीज गलत है, जब तक अप्लाई नहीं करके देखोगे। ट्रिक तो ऐसी बनती है भाई, जैसे तुमने कुछ सोच लिया तो तुमने उस पर क्या करा, उस पर 15-20 क्वेश्चन लगा के देखे सेम तरीके के, तुम्हें लग रहा है कि हाँ हर चीज पे अप्लाई कर रहा है, फिर आपने कुछ क्वेश्चन और उठाए तो फिर आपने वो ट्रिक फॉर्म कर दी। तो यही चीज तो होता है ट्रिक का मतलब। लॉजिक तो कुछ नहीं, बस एक सोचने का तरीका ही है। ट्रिक का मतलब ये होता है कि उसको चीजें टीचर जो भी होता है वेरीफाई कर करके देखते हैं। जो भी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखोगे तो वो क्या है, जैसे एक आपके धांसू सर है, किसी ने सुना हो तो, जैसे अभी आप शायद कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे तो आपने धांसू सर का नाम नहीं सुना हो। अब धांसू सर ऐसे बंदे हैं, टकले से हैं, मोटे से हैं, महाकाल महाकाल करते रहते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, तो एक आध वीडियो देखता रहता हूँ महाकाल के आशीर्वाद से। उनकी एक वीडियो बहुत फनी वीडियो भी वायरल हुई है, वो तो चलो कोई बात नहीं। अब वो बंदा क्या है ना, वो क्वेश्चन को कराएगा ना, हर क्वेश्चन को सिर्फ ट्रिक से कराएगा। पर उसको ये सोचो, उसको उस ट्रिक बनाने में कितना टाइम लगता होगा, और वो अपना पूरा टाइम ट्रिक पर ही दे रहा है, और बच्चे भी उससे जुड़ते हैं। पर भाई मैंने 1-2 बार फॉलो करके देखा, पर कोई फायदा नहीं लगा मुझे उसका सीखने का, मतलब ट्रिक का। ट्रिक याद कर लो, 3 दिन बाद ट्रिक गायब। कितना भी रिवीजन कर लो, 3-4 दिन बाद ट्रिक गायब। 1 महीना हुआ, ट्रिक पूरी निकल गई दिमाग से, दिमाग में है ही नहीं है ट्रिक। ट्रिक तो सबके लिए है कि लास्ट टाइम पे रट्टा मार जाओ, पर वो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो भाई मेरा दिमाग तो इतना है नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक रट लूं। किसी किसी कंसेप्ट के लिए ट्रिक रट सकते हैं, वो अलग बात है। तो जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो तब तक फुल गारंटी है कि आप सब चीजें स्किप कर दोगे। इसलिए पहले कंसेप्ट देन ट्रिक बताई जाती है। अब वो वाले सर हमारे ट्रिक ही ट्रिक बताते हैं, बढ़िया ट्रिक बनाते हैं, नो डाउट, बहुत क्वेश्चन में यूजफुल भी होती है। A 4-digit number is formed by the digit 4-digit number is formed by the digits, कौन कौन सी डिजिट दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 with no repetition with no repetition then। तो सबसे पहला तो आप इतना काम करो, देन वाला क्वेश्चन बाद में। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करनी है, चारों डिजिट अलग अलग है, नो रिपीटेशन कह रहा है, तो कितना आंसर हो गया? अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो 4 फैक्टोरियल, अदरवाइज निकाल के देखो। क्यों मैंने कर दिया 4 फैक्टोरियल? क्योंकि 4 ही डिजिट दे रखी है, 4 और नंबर दे रखे हैं, चारों डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, उसमें कोई भी नंबर 0 नहीं दे रखा। पहली की पॉसिबिलिटी 4, दूसरी की पॉसिबिलिटी 3, तीसरी की पॉसिबिलिटी ये, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है? ये चीज तो मैंने कल समझाई थी जागृति। यस सर क्लियर है। ये चीज तो पता होगी, ये तो कल ही मैं बता के चुका हूँ। अब इसमें क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी का, जो कि यूपी ल्यूट में ऐड करके आता है, और आईपी ल्यूट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे सिंपल अच्छे क्वेश्चन। प्रूव है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड, the probability that the number is odd number। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, ये हैंग कर गया, नहीं चल रहा है। टोटल पॉसिबल मतलब कि 4 डिजिट के टोटल केस कितने होंगे। ऊपर रिक्वायर्ड क्या है कि टोटल ऑड नंबर कितने होंगे। आपको थोड़ी सी हिंट दी है, थोड़ा सा टाइम लगाओ,
जिन बच्चों ने कल की क्लास ली है अटेम्प्ट करी है उनके लिए कह रहा हूँ मैं, जिन बच्चों ने नहीं करी है वो अपना चाय वाय पी सकते हैं आराम से, अगर दिमाग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा सोचो। पहले तो मुझे बस ये बता दो 4 डिजिट के इन नंबर को यूज करके ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड होंगे विद नो रिपीटेशन? 18। कितना? सर 2। 2 ही नंबर होंगे ऑड नंबर जो होंगे, देखो 18 भी गलत है, देखो 2 वाला तो बिल्कुल गलत है, आप बना के भी देख लो ना, 2 3 4 1 एक नंबर तो ये हो गया, और देखो 3 यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, 4 यहाँ पे आ जाए, एक नंबर ये हो गया, और देखो 4 यहाँ पे आ जाए, 2 आ जाए, यहाँ पे बना जाए, 24 भी गलत है, 24 तो ओवरऑल नंबर है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले 12 सर। 12 वाला। अनिल का आंसर, अनिल आपका आया है ना 12? यस सर। मैं जब से देख रहा हूँ परमुटेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से अनिल थोड़ा सा दिमाग अनिल का तेज चल रहा है, हो सकता है इन कंपटीशन इन वाले टॉपिक्स में अच्छा हो अनिल। इसका सही आया अनिल का, कैसे बताया था मैंने, कैसे पता करना है? 4 डिजिट नंबर है कोई भी, 4 डिजिट नंबर है कोई भी, तो 2 केस बनेंगे। इसमें से पता कैसे चलेगी कि नंबर ऑड है? कोई नंबर ऑड है तो पता कैसे चलती है? जब लास्ट में 1 या फिर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, पर इसमें तो 1 और 3 है, या तो इस वाली डिजिट पे 1 हो, एक केस ये, और दूसरा केस कौन सा? दूसरा केस ये कि यहाँ पे 3 रहा हो, बोलो यही पॉसिबिलिटी है। इसको फिल करने की प्रोबेबिलिटी, इसको फिल करने के नंबर कितने हो गए? 1 डिजिट, इसको फिल करने के लिए 1 डिजिट मिली। अब कितने नंबर बचे? 1 यहाँ पे ले लिया मैंने, 1 अगर ले लिया तो 3 नंबर बचे, 3 नंबर बचे, मतलब कि यहाँ पे आने के तीनों में से कोई भी आ सकता है। सेकंड पे इनमें से कोई यूज कर लियोगे तो 2 बचे, थर्ड पे कोई 1 बची, टोटल कितने नंबर हो गए जिसकी लास्ट डिजिट 1 आएगी विद नो रिपीटेशन? टोटल 6 नंबर हो। 6 फैक्टोरियल नहीं 6, कल ही मैंने बताया ये चीज तो। 3 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल बोल रहे हो, 3 फैक्टोरियल बोल रहे हो, वो अलग बात है, वो ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल वाला तरीका भी ठीक है, कैसे वो चीज कैसे वो भी समझ सकते हो, तो ये चीजें इनडायरेक्टली कहने का तरीका है। ये डिजिट तो फिल हो गई 1 नंबर से, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब क्या है, 3 बची हमारे पास, 3 ही डिजिट है हमारे पास, 3 को 3 भरने का तरीका, तीनों को यूनिक भरना है, 3 फैक्टोरियल। बोलो ये तरीका मतलब सेम तरीका ही है, सोचने का तरीका अलग है, इसने ऐसे सोचा किसी ने वैसे सोचा, मतलब आप बेसिक से याद रखो तो बेसिक से कभी गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अब ये वाले केस हो गए 6 केस टोटल। अब मैं इस वाले की बात करूं, यहाँ पे 3 आना है, ये फिक्स हो गया 3 आना है यहाँ पे, ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे इनमें से अब जैसे 3 आ गया तो 3 डिजिट नहीं, 3 2 1, ये भी 3 फैक्टोरियल तो कितना हो गया 6, तो 6 और 6 ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए जो यूनिक हो, मतलब कि जो रिपीटेशन ना हो और ऑड नंबर हो, तो टोटल केस कितने हो गए? बोलो टोटल केस कितने हो? बोलो सर 4 कहाँ है यहाँ पर? 24। क्या कह रहे हो? सर 4 कहाँ है यहाँ पर? 4 कहाँ लिखा है मैंने? आर्यन आपने कल वाली क्लास नहीं लगाई ना, ओ सर। तभी आप पूछ रहे हो 4 कहाँ है यहाँ पे। कल वाली क्लास लगा के आना एक बार, तभी ये चीजें समझ में आएंगी जो नंबर वाले क्वेश्चन है। 4 से मतलब नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि कितने नंबर आ सकते हैं। अगर लास्ट में 1 आ रहा है, 1 को हटा दिया तो कितने नंबर बचे? 2 3 4, तो इनकी पॉसिबिलिटी पहले पे 2 भी आ सकता है, पहले पे 3 भी आ सकता है, पहले पे 4 भी आ सकता है, तो टोटल पहले पे कितने नंबर आ सकते हैं? पहले पे 3 नंबर आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी। अगर फिर इसमें से 1 नंबर यूज कर लिया तो लास्ट सेकंड पे कितने आ सकते हैं? सेकंड के लिए बस 2 ही पॉसिबिलिटी बची, 2 और 3 में से कोई भी आ सकता है, तो मतलब 2 नंबर आ सकते हैं। ठीक है आर्यन, एक बार इसको पढ़ के आना पहले। और ये गलती करते हो आप, जब तक क्लास नहीं लगा के आया करो, जब तक क्लास अटेंड मत करा करो दूसरी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बायनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये तीनों चीज एक चीज से रिलेशन है, तीनों पे थोड़ा सा मिक्स जुक्त है। अब टोटल 6 हो गए, तो मतलब रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड 12, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बताए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले? 24 1/2। तो अब ये बताओ कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया और कितने बच्चे चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊं? सर इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन से कैसे करोगे बताओ? नहीं मैं पूछ रहा हूँ बस आपको, ये तो समझ में आ गया है।
कॉम्बिनेशन से। देखो भाई, कॉम्बिनेशन से मैंने क्या बताया था आपको, जब भी जितने बराबर, मैंने सबसे पहला कंसेप्ट ये बताया था, अगर नंबर ऑफ चीज जैसे एन पी एन की बात करता हूँ, ये दोनों चीज सेम हो जाती हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन से बात करता तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो फिर भी लगाना पड़ता। आइडिया क्या लगाना पड़ता कि एक डिजिट यहाँ पे 1 हो सकती है, एक डिजिट यहाँ पे 3 हो सकती है, ये आइडिया तो मुझे लगाना पड़ता और वाला केस। पर कॉम्बिनेशन के लिए क्या है कि अब मेरे पास देखिए मैंने यहाँ पे तीन चीज बच रही हैं और यहाँ पे 3 ही डिजिट बच रही हैं। तो अगर इनको अरेंज भी करना, खाली सेलेक्ट ही नहीं करना, अगर इनको देखो कभी 1 पहले आएगा कभी 2 पहले आएगा, तो मतलब अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो मतलब कि 3 चीज 3 वो, मतलब जब भी मैंने बताया था जब दोनों चीज सेम होती है तो डायरेक्ट लिख दो उतने फैक्टोरियल, या फिर 3p3। इसके लिए 3p3, देखो 3p3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। 3p3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। तो कॉम्बिनेशन से ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे बढ़िया है लॉजिक सीख जाओ, तो ना परमुटेशन की जरूरत ना कॉम्बिनेशन की जरूरत, सीधे क्वेश्चन होंगे और लॉजिक सिंपल पड़ता है इन क्वेश्चनों में।